नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज पहला परीक्षण नीट परीक्षा में ईमानदारी के झूठे प्रमाण पत्र का होगा। देश के शिक्षा मंत्री ने पहले कहा नीट परीक्षा एकदम क्लीन है। अब उन्होंने दो गलतियों की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन अभी भी ना तो शिक्षा मंत्री और ना ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह स्वीकार किया है कि पटना में पेपर लीक हुआ था, और बिहार पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। जानबूझकर या अनजाने में इस सच को क्यों छुपाया गया? आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या सरकार एनटीए की कमी को छिपा रही है या फिर शिक्षा मंत्री देश से झूठ बोल रहे हैं? आज का दूसरा परीक्षण हमारे नेताओं की मनमानी का होगा। बिहार में सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया है कि यादव और मुसलमान उनके पास काम करवाने के लिए ना आए, चाय पिए और चले जाएं। जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं होगा। जबकि हमारे देश का सिस्टम कहता है कि चुनाव नतीजों के बाद जीतने वाला सबका प्रतिनिधि होता है, वो सबका काम करेगा। उधर आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए खर्च कर एक नया बंगला बनवाया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। असम में क्या हुआ? असम के सीएम ये कह रहे हैं कि अब उनके घर का बिजली का बिल वो खुद भरेंगे, सरकार नहीं देगी। भाई, नेता और मंत्री के घर का बिजली का बिल आखिर जनता क्यों भरे? नेताजी का जो मन करता है वो कानून बना लेते हैं। हमारे देश में ये क्या चल रहा है? इन नेताओं के वीआईपी मनमानियों का विरोध आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होगा। तीसरा परीक्षण गर्मी से बेहाल इंसान की किडनी का होगा। नई रिसर्च आई है जो ये कहती है कि पहले दिन गर्मी से ज्यादा अब आपको लू झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब दिन में ही नहीं, रात में भी गर्मी बढ़ गई है। और इसकी वजह से असर किस पर पड़ रहा है? दिक्कत कहां हो रही है? आपकी किडनी को हो रही है। आज आप जानेंगे कि पसीना निकालने वाली गर्मी कैसे किडनी को बीमार बना रही है। चौथा परीक्षण आइसक्रीम में मिले कीड़े और उंगली का होगा। गर्मी में आइसक्रीम की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, तो ब्रांडेड आइसक्रीम में कीड़े और इंसान की उंगली निकलने का दावा भी किया जा रहा है। इन दावों की सच्चाई जानने के लिए रात 9:45 तक पटियाल के साथ बने रहिए। परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हाईलाइट भी नहीं हुए हैं, तो हमारे साथ अन्याय होगा और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनके साथ भी ये अन्याय होगा। 30 लाख लेके मतलब जब क्वेश्चन पेपर दे दिया जा रहा है एक दिन पहले, एनटीए को पेपर रद्द कर देना चाहिए। एनटीए ने पेपर लीक को छुपाने के लिए ग्रेस मार्क्स का बहाना दिया सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का, लेकिन सिर्फ इतने से स्टूडेंट की वजह से रैंक इन्फ्लेशन का ज़्यादा नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। कोर्ट करेगा। कोर्ट क्यों करेगा भाई? सरकार को करना है ना। बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे? फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ये मेरा साफ मांग है कि नीट का एग्जाम रद्द हो और पुनः सही तरीके से एग्जाम हो, और जो भी इसमें दोषी है दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आज पटियाल के पहले परीक्षण में देश के 24 लाख नीट कैंडिडेट्स के हक की बात होगी, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री ने 4 दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, नीट एग्जाम को भी उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री के सुर क्या बदल गए हैं? क्या बदले सुर का मतलब क्या है? क्या सरकार दबी जुबान में यह मान रही है कि नीट एग्जाम में गलती हुई है? कई राज्यों में नीट एग्जाम में धांधली के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। छात्रों की मांग यह है कि नीट एग्जाम रद्द किया जाए, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री 24 लाख बच्चों को शांत रहने के लिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो दो काम नहीं कर पा रहे हैं। पहला यह कि देश को लीक प्रूफ एग्जाम की गारंटी नहीं दी जा रही है। दूसरा
नीट आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए की जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि विवाद का दावा होते ही एनटीए सरकार से यह कहती कि आरोपों की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जाए। सरकार बच्चों का हित ध्यान में रखकर तय समय पर जांच करवा लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों एक दूसरे को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं और परेशान कैंडिडेट्स धूप में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह हालात तब हैं जब सबूत खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि नीट का पेपर 5 मई से पहले ही लीक हो गया था। इसका सबूत नंबर 1 क्या है? पटना पुलिस की एफआईआर। सबूत नंबर 2 क्या है? नकल माफिया पर गुजरात पुलिस का एक्शन। पटना के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो सोते हुए को जगाने के लिए काफी हैं। खेम की एक इलाका था, वहां पर खेम नीचक इलाका, यहां पर लर्न प्ले स्कूल था और वहां पर ये पेपर मिले थे और जले हुए पेपर मिले थे। पटना पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने एनटीए को यह जानकारी दी थी। नीट का असली क्वेश्चन पेपर भी मांगा था बिहार पुलिस ने। पुलिस जले हुए क्वेश्चन पेपर को असली क्वेश्चन पेपर से मिलाना चाहती थी ताकि पेपर लीक की जांच आगे बढ़ाई जा सके। यह जानकारी अब गुप्त नहीं है, दस्तावेज के साथ पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। फिर भी पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री और एनटीए सन्नाटा खींचे हुए हैं। जांच के नाम पर देश को सिर्फ एक ही बात बताई जा रही है कि सब चंगा है। अब पटियाल आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्री के 2 बयान सुनाएगा। इससे आपको लगेगा कि शिक्षा मंत्री अपनी बातों से बदल रहे हैं। पहले वो कुछ और कह रहे थे और अब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सच से दूर खड़े हैं। कुछ तो मजबूरी होगी, वरना कोई यूं ही चुप नहीं रहता। को पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बने हैं और नीट में गड़बड़ी वाला मुद्दा अचानक उनके सामने आ गया। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी शिक्षा को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान पर ही थी। पिछले महीने 5 तारीख को जब नीट का एग्जाम लीक हुआ तब देश बेशक चुनावी मोड में था, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही थे। इसीलिए सवाल तो उनसे ही पूछा जाएगा कि क्या बिना जांच पड़ताल उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी? क्या ऐसा होना स्वाभाविक या लाजमी है? एनटीए तो शुरू से ही दावा यह कर रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो क्या यह समझ लें कि मंत्री जी ने एनटीए के पक्ष को ही सही मान लिया? इस पूरे मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा? क्या पटना पुलिस की एफआईआर झूठी है? क्या इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की जांच गलत है? पटना के लर्न प्ले स्कूल में जो जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले वो झूठे हैं? क्या जो इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं पटना में वो झूठी हैं, वो गलत हैं? याद रहे, ये सब कानूनी कागजों में दर्ज है। एक राज्य की जांच है और उस राज्य में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। केंद्र में भी जेडीयू के सहयोग से ही तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार पुलिस की जांच पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है? और अगर ये सब झूठे हैं तो फिर हरिश्चंद्र कौन है? शिक्षा मंत्री और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? अब आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। आपको याद होगा फ्राइडे को पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने आपको यह बताया था कि पटना के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वहां का, उनकी उस यूनिट ने एक स्कूल से कुछ जले हुए पेपर बरामद किए थे। इन पेपर्स को इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने नीट के मूल पेपर से मैच करना था, इसलिए उनको फोरेंसिक लैब की जांच की भी जरूरत थी, जिससे यह क्लियर हो जाए कि जले हुए पेपर नीट के असली पेपर हैं या नहीं।
आर्थिक अपराध शाखा ने एनटीए से नीट के मूल पेपर की डिमांड भी की थी, लेकिन पटियाल के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एनटीए ने अब तक मूल पेपर नहीं दिए हैं। एनटीए ऐसा क्यों कर रहा है? वो क्या छुपा रहा है या छुपाना चाहता है, या फिर एक राज्य सरकार की जांच उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती? पुलिस क्या कोर्ट के आदेश लेकर आएगी तब एनडीए जांच में सहयोग करेगा या अपना हाथ आगे बढ़ाएगा? क्या पुलिस कोर्ट जाए? अब आपको नीट पेपर लीक मामले में पुलिस जांच से एक बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो दे देता हूं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने अपनी जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए। सारी पटना की घटना है। पुलिस को शक है कि ये चेक उन परीक्षा माफियाओं के नाम पर जारी किए गए थे जिन पर 5 मई को होने वाली नीट परीक्षा से पहले कैंडिडेट को प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अभ्यर्थियों ने 30 से 40 लाख रुपए देने की बात मानी है। बिहार के पेपर माफिया का हौसला देखिए कितना बुलंद है। उसे चेक से भी पैसा लेने में कोई डर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे देश की चुनी हुई सरकारों के मंत्री और संस्थान पटना पेपर लीक केस के सच को स्वीकार करने से डर रहे हैं। यह बड़ा ताजुब होता है सोचकर। नीट का पेपर लीक हुआ, इसका एक नहीं कई सबूत हैं। मई के महीने में पटना में जो 13 गिरफ्तारियां हुई उसमें 6 एग्जाम माफिया थे, 4 कैंडिडेट्स थे और 3 उनके पेरेंट्स शामिल थे। पटना पुलिस की पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा गिरफ्तार अभ्यर्थी आयुष राज ने किया था। आयुष ने पुलिस को क्या बताया? आयुष ने कहा, नीट परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, यानी 5 मई को परीक्षा हुई, उससे एक दिन पहले 4 मई की रात को उसे पटना के खेमनीचक इलाके में लर्न प्ले स्कूल में ले जाया गया था। वहां पर 20 से 25 कैंडिडेट पहले से ही मौजूद थे। मुझे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई, यह आयुष कहता है। पूरी रात आंसर रटवाए गए, 4 तारीख को ये आंसर रटवा दिए गए और 5 मई को जब मैं परीक्षा देने गया तो वो कैंडिडेट कहता है बिल्कुल वही प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में जो पिछली रात उन्हें उत्तर पुस्तिका के साथ प्ले स्कूल में दिखाए गए थे। आयुष का एग्जाम सेंटर डीएवी पब्लिक स्कूल था और 5 मई को जब पटना पुलिस को यह पता लग गया तो आयुष को परीक्षा केंद्र से ही उन्होंने पकड़ लिया था। पटना पुलिस की एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं। इनमें नीतीश, रॉकी, अखिलेश कुमार, सिकंदर यादवेंदु, आयुष राज, संजीव सिंह, बिट्टू कुमार और अमित आनंद के नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सिकंदर और नीतीश पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड हैं। इन दोनों का ही किया धरा या इन दोनों का ही बड़ा खेल था। एबीपी न्यूज के हाथ एक कबूलनामा लगा है पटना पुलिस की जांच का ही। उस कबूलनामे में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। इसमें नीट पेपर लीक मामले की पूरी घटना है। पटना पुलिस का यह दावा है कि यह हल्फनामा नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का है। इस हल्फनामे के मुताबिक सुनते जाइएगा अब क्या क्या है। नीट एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक कराने की साजिश दानापुर नगर निगम दफ्तर में रची गई थी, यह सिकंदर बता रहा है पटना पुलिस को। नीतीश और अमित आनंद इसी दफ्तर में सिकंदर से मिले थे। सिकंदर जूनियर इंजीनियर है, जेईजी से कहा जाता है और दानापुर नगर परिषद में ही वो तैनात है। सिकंदर यादवेंदु ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इस मास्टरमाइंड का यह भी कहना है कि नीतीश और अमित को यह भरोसा दिया था उसने कि नीट के अलावा बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं का पेपर लीक करवाता है वो। देखिए आप इसके पैर और इस गिरोह के और इस जेई के हाथ कहां तक फैले हुए हैं, उसका मकड़जाल कितना लंबा है। कैंडिडेट्स को अपने सामने सवालों के जवाब याद करवाता है, यह सिकंदर कह रहा है उन दोनों आरोपियों को, और फिर उस कागज को नष्ट कर देता है और उसके कैंडिडेट एग्जाम पास कर जाते हैं। इसके बदले में वो हर कैंडिडेट से 30 से 32 लाख रुपए वसूल करता है। देखिए ये परीक्षाओं का हाल है। अगर ये कबूलनामा सही है तो कैसे इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों क्लीन चिट दी जा रही है नीट के एग्जाम को? क्या ये पुलिस झूठ बोल रही है? क्या ये जांच झूठी है? क्या ये आरोपी गलत बोल रहे हैं या फिर इस पर पर्दा डालने वाले झूठ बोल रहे हैं? सिकंदर ने नीतीश और अमित के साथ एक और दावा किया। उसने 4 लड़कों को नीट परीक्षा पास करवाई है। सिकंदर ने यह कहा उन दोनों को, और इन 4 लड़कों के नाम क्या उसने बताए? उसने कहा इनके नाम है आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार। नीतीश और अमित आनंद ने सिकंदर के साथ नीट परीक्षा पास करने की डील कर ली। उनको लगा कि यह बंदा ठीक है, सही माफिया है, ये हमारा काम भी करवा देगा। 5 मई को
सिकंदर की गाड़ी पुलिस चेकिंग में पकड़ी गई। 5 मई यानी जब नीट का एग्जाम था, पटना में इनकी गाड़ी पकड़ी गई और गाड़ी में पुलिस को नीट कैंडिडेट आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार की नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड मिल गए उसी गाड़ी में। इसके बाद पुलिस ने सिकंदर को अरेस्ट कर लिया। फिर कैंडिडेट आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार को और बिट्टू कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया। यानी उस गाड़ी के पकड़े जाते ही वहां से जांच आगे बढ़ती गई। सिकंदर की निशानदेही पर ही अमित आनंद, नीतीश कुमार और 4 कैंडिडेट आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन और अभिषेक को भी अरेस्ट किया गया। इसके अलावा भी कुछ और लोग अरेस्ट किए और पुलिस की जांच अभी भी चल रही है। यहां एक सवाल है, अब बताइए, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, पैसे का इतना बड़ा खेल चल रहा है, एग्जाम को लीक करने का पटना में खुल्लम खुल्ला दावा हो रहा है, पुलिस धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रही है और यहां कहा जा रहा है सब चंगा है जी। पब्लिक इंटरेस्ट में एबीपी न्यूज की टीम मास्टरमाइंड सिकंदर के ठिकाने तक जा पहुंची है। हम इसके पीछे लगे हुए हैं और मैंने कहा था आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे तब तक नहीं जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता। सिकंदर के फ्लैट पर ताला लगा हुआ था जहां हमारी टीम पहुंची। इस वक्त हम मौजूद हैं जैन लैंडमार्क अपार्टमेंट में और यहाँ जो मुख्य आरोपी है इस नीट पेपर मामले का सिकंदर, वो इसी अपार्टमेंट में रहता है। ब्लॉक सी में उसका फ्लैट 607 है। हालांकि गिरफ्तारी उसकी हो गई है और अब हम इस अपार्टमेंट में चलेंगे और जानेंगे यहाँ कि जब सिकंदर यहाँ रहता था तो गतिविधियाँ क्या थी, क्या कुछ होता था इस अपार्टमेंट में। सिकंदर यहीं रहते थे? नहीं सर, नहीं है अभी नहीं है? नहीं। इसी अपार्टमेंट में रहा करते थे? हाँ, पहले रहते थे। किस फ्लोर पे? किस फ्लोर? सी 607 में। सी 607 में। कैसा व्यक्तित्व है, कैसा स्वभाव? व्यक्ति ठीक थे, मालूम चलता है कि बढ़िया थे। मालूम चलता है जी। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 15 दिन से रह रहे हैं सर। वो 15 दिन से जी। और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई जी। जो मिलने आते थे वो किस तरीके के व्यक्ति हुआ करते थे? बढ़िया आदमी था, सब मिलू आदमी थे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फ्लोर है और सिक्स्थ फ्लोर जो सी ब्लॉक का है, सामने वो सी ब्लॉक है, ए के जस्ट बगल में जहाँ इस वक्त मोटरसाइकिल आ रही है। और इसी पे छठे तल्ले पर 607 नंबर जो फ्लैट है उसमें सिकंदर रहा करता था। और अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो फिलहाल उसके फ्लैट में ताला लग गया है। अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहता था। गिरफ्तारी के बाद ही जो परिवार के लोग हैं वो ताला लगाकर चले गए हैं। अब पटियाला आपको मुंबई लेकर चलेगा। यहां डोंगरी इलाके में नूर फातिमा रहती है। इन्होंने भी नीट की परीक्षा दी थी लेकिन सफल नहीं हो सकी। पढ़ाई लिखाई में नूर लगातार टॉप पर रही हैं। फिर भी नीट में नूर को 720 में से कितने अंक मिले? 375। उनका रैंक 4 लाख से ऊपर है। खास बात यह है कि नूर ने महाराष्ट्र सीईटी की परीक्षा में 97% नंबर लेकर टॉप की पोजीशन हासिल की। महाराष्ट्र सीईटी और एनईटी की पढ़ाई में नीट की पढ़ाई में लगभग एक जैसी ही तमाम पूरी होती है पढ़ाई, कोई फर्क नहीं होता। नूर की बात देश के शिक्षा मंत्री और एनटीए को जरूर सुननी चाहिए क्योंकि नूर के पास नीट एग्जाम की शुद्धता पर सवाल उठाने वाले महत्वपूर्ण सबूत हैं। पढ़ाई तो अच्छी खासी चल रही थी। जब रिजल्ट आए तो एक्सपेक्टेड मार्क्स जितने ही आए बट रैंकिंग का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो गया। जो रैंकिंग लाइक 2-3 लाख में आना चाहिए वो 4-5 लाख्स में चले गई। तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज फ्लक्चुएशन सब हुआ है और रैंकिंग में भी। ऐसे थे क्या इफ़ नॉट MBBS तो दूसरा कोर्स तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट ईयर मिल रहा था वही मार्क्स में। बट ये साल इतना कट ऑफ हाई हो गया क्या दिस ईयर BPT का भी रिस्क हो गया है बिकॉज रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई, डबल हो गई है। ये तो पक्का श्योर है कि 100% पेपर लीक हुआ है इन एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया। तो CET का आने के बाद भी था क्या नीट में अच्छे आ सकते थे, एटलीस्ट रैंकिंग अच्छी आ सकती थी, वो नहीं है। मसला 24 लाख छात्रों के भविष्य का है तो इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर सॉल्वर तक की धांधली होना, परीक्षा कराने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स की हेराफेरी होना, मनचाहे सेंटर मिलना, एक ही सेंटर से कई कैंडिडेट्स का सेलेक्ट होना और 100% आ जाना। केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या ही नहीं है, इन सबसे बढ़कर यह एक मानसिक त्रासदी है जिससे न केवल परीक्षा देने वाले युवा बल्कि उनके
माता पिता भी ग्रसित रहे हैं। शिक्षा मंत्री बयान बदल रहे हैं। इस बीच केंद्र में उनके सहयोगी और जेडीयू के प्रवक्ता उन्हें कुछ और ही सलाह देते दिख रहे हैं। मसला ये है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन के लोग लगातार तफ्तीश कर रहे हैं, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। महज गिरफ्तारियां कर लेने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कैसे हम इसकी जड़ तक पहुंचे और जो भी साजिश करता है उनकी जगह सलाखों के पीछे हो, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, ये हमारा उद्देश्य है। कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि जब इस तरह की विसंगतियां होती हैं और पेपर लीक होता है तो परीक्षाएं रद्द होती रही हैं। आगे भी जो भी ज़रूरत होगी, जो भी उचित समझा जाएगा वो किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के बदलते बयान ये बता रहे हैं कि उन्हें भी दाल में काला दिख रहा है। उनका बयान क्लीन चिट से बदलकर दोषी होने पर सजा की बात तक तो पहुंच गया है। यह बड़ा बदलाव है। बस एनटीए को अब शिक्षा मंत्री का इशारा समझ लेना चाहिए। उसे भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। नीट में पेपर लीक के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। एक निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल काले वीआईपी कल्चर का परीक्षण करेगा जो जनता के खर्चे पर चमकता रहता है। पटियाल आज आपको भारतीय राजनीति का वो खराब चेहरा दिखाएगा जिसमें आम आदमी का वोट और टैक्स, इसे लेकर नेता वीआईपी बनते हैं और फिर उसी आदमी को घूरते हैं या फिर राजनीतिक दुश्मनी के चलते देश का पैसा बर्बाद करते हैं। 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं से वीआईपी कल्चर खत्म करने की अपील की थी। देखा देखी में कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन सब टाई टाई फिस हो गए। कार की लाल बत्तियों, गुलदस्तों और सड़क पर विशेष सुरक्षा या वीआईपी के लिए ट्रैफिक जाम तक की कई चीजें चली गई सिस्टम से, लेकिन धीरे धीरे फिर लौट आई अपने रंग में। नेता फिर ऐंठ में रहने लगे। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वीआईपी कल्चर को समझने के लिए सबसे पहले आप 4 चेहरे देखिए। पहली तस्वीर आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की है, जिन्होंने सत्ता में लौटते ही पुराने सीएम के वीआईपी कल्चर के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। सड़क पर बोर्ड लगा है, जनता का टैक्स काम पर है। हालांकि लोग इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी कह रहे हैं। दूसरी तस्वीर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की है, जो खुद को नजीर बनाकर असम में वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करना चाहते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब तीसरी तस्वीर देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो यूपी की वीआईपी कल्चर पर अंकुश लगाना चाहते हैं। चौथी तस्वीर बिहार के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की है, जिन्होंने किया तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़ा ही भीभत्स बयान दे दिया है। इसीलिए वीआईपी कल्चर का प्रहार इन्हीं से शुरू करते हैं। क्या किया है इन्होंने? देवेश चंद्र ठाकुर बिहार के सांसद चुने गए। सीतामढ़ी की जनता ने उन्हें लोकसभा में भेजा है। भारतीय सिस्टम के मुताबिक देवेश चंद्र ठाकुर अब अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। हर वोटर के सांसद हैं। जिसने उन्हें वोट दिया उसके भी और जिसने उन्हें वोट नहीं दिया उसके भी। लेकिन शपथ लेने से पहले ही देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कह दिया? ऐसा कह दिया उन्होंने कि सीतामढ़ी के सिर्फ उन्हीं लोगों का काम करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनाव का पर्चा भरने से पहले जो शपथ ली थी उसे संसद की शपथ लेने से पहले ही तोड़ दिया। उन्होंने अपनी लोकसभा को धर्म और राजनीति के नाम पर तोड़ दिया। आखिर जिन लोगों के लिए हमने पिछले 25-30 सालों से काम किया है, व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक काम सबका किया है, सबका करेंगे आगे भी। व्यक्तिगत काम के लिए अगर आप मेरे पास आते रहते हैं और जब चुनाव का समय आया तब आप मेरा तीर छाप पर आपको नरेंद्र मोदी दिखने लगा, तो मैं आप जब अब आएंगे मेरे पास तो मैं आपके चेहरे पर लांटेन क्यों नहीं देखूं? क्यों करूं मैं आपका काम? व्यक्तिगत काम सार्वजनिक बार बार कर रहा हूं, हमेशा किया हूं, सबसे ज्यादा किया हूं, आगे भी करूंगा। व्यक्तिगत काम क्यों करूंगा? यही बात है, मैंने सबको कह दिया, आप हर एक आदमी का स्वागत है। मेरी दोस्ती तुमसे वैसे ही बरकरार है, 2 समाज के लोगों से मेरी दोस्ती वैसे ही बरकरार है। लेकिन आना है तो कभी सार्वजनिक काम हो तो मुझे सूचना दे देना, मैं कर दूंगा। आना है मेरे पास व्यक्तिगत काम के लिए, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और खुदा हाफिज कर दूंगा, बाय बाय कर दूंगा, राम राम कर दूंगा, प्रणाम कर दूंगा। काम नहीं करूंगा।
सरेआम कहा है, दर्जनों बार कहा है, आगे भी कहूंगा। हाथ जोड़कर, पैर छूकर जनता का वोट लिया और अब कहते हैं यादव और मुसलमान का काम नहीं करवाएंगे। पटियाल को हैरानी होती है कि जनता का प्रतिनिधि सौगंध खाने के बाद ऐसी गैरकानूनी हरकत कैसे कर सकता है। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि सार्वजनिक तौर पर जाति और धर्म के नाम पर फतवा कैसे जारी कर सकता है। ऐसे बयान देने वाले जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। पार्टियों को अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करके नजीर पेश करनी चाहिए, लेकिन देश की राजनीति में देवेश चंद्र ठाकुर जैसे नेता भरे पड़े हैं। हर दल में भेदभाव और नफरती बयान वाले नेता मिल जाएंगे आपको, लेकिन इन पर आपत्तिजनक और विवादित बयानों के लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। सांसद अगर धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर सांसद जनता या समाज के बीच भेदभाव करता है तो संसद में उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है या फिर उसकी संसद की सदस्यता रद्द भी की जा सकती है। जाति धर्म में शत्रुता बढ़ाने या माहौल बिगाड़ने के आरोप में आईपीसी की धारा 153A के और गलत इरादे से दिए गए बयान के लिए आईपीसी की धारा 295A के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पटियाल की मांग है कि सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। लोकतंत्र की मूल भावना को बर्बाद करने वाले डेमोक्रेसी के मंदिर में नहीं, उसके बाहर होने चाहिए। अगर ये संसद में पहुंचते हैं तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब पटियाल आपको आंध्र प्रदेश लेकर चलेगा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की नई सरकार बनी है, आप सब लोग जानते भी होंगे। सत्ता में आते ही पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है। उनके हैदराबाद वाले घर के सिक्योरिटी पोस्ट को तोड़ दिया गया जगन के, और बोर्ड लगा दिया वहां पर कि जनता का टैक्स काम पर है। अब पटियाल आपको हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम लेकर चलेगा। यहां भी पूर्व सीएम जगन के फैसलों पर एक्शन शुरू हुआ है। क्या एक्शन शुरू हुआ है, जरा गौर कीजिए। विशाखापट्टनम में समंदर के किनारे बनी आलीशान इमारत, जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के कहने पर इसे तैयार किया गया था। जगनमोहन इस इमारत को अपने घर और सीएम के कैंप ऑफिस के तौर पर बनवाए थे। सीएम नायडू का यह आरोप है कि जगन सरकार ने इसे बनवाने के लिए 500 करोड़ रुपए लुटा दिए। महलनुमा बंगले को बनाने के लिए जगन की सरकार ने जनता के पैसों की जमकर बर्बादी की है। बंगले में एक आलीशान बाथरूम और उसमें लगी बाथ फिटिंग्स की लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वजह क्या है? कहा यह जा रहा है कि जगन मोहन ने अपने बंगले में 20 से 30 लाख रुपए के बाथ टब लगवाए हुए थे। उसी बंगले की बात कर रहा हूं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि बाथरूम में लगे कमोड की कीमत 12 से 13 लाख रुपए है। गजब की बात है। अगर यह दावा सच है तो वाकई गजब की बात है, क्योंकि पैसा तो हमारा और आपका ही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में एक रिजॉर्ट को गिरवाकर ऋषिकोंडा में आलीशान बंगला बनवाया था, और बताया यह था कि टीडीपी और बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया कि जगनमोहन इसे अपने घर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आंध्र सरकार ने रिकॉर्ड भी उसके ये बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का था, यानी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसकी शुरुआत 365 करोड़ रुपए के लागत से की थी। इसे शानदार बनाने और सुविधाएं बढ़ाने की वजह से इमारत की लागत बढ़कर 365 से 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई, और इसके पीछे केवल महत्वाकांक्षा बताई जा रही है जगन की। जिस तरह के लग्जरीज जगन रेड्डी ने खुद के लिए बनाया, जितना बड़ा टॉयलेट उन्होंने बनाया, उसके अंदर सोने की कोटिंग का जो टैप्स है, बाथ टब, बड़ी बड़ी बाथ टब है, मसाज बेंचेस जो है, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जो है, और फर्नीचर, लग्जरियस फर्नीचर जो ऋषिकोंडा पैलेस में डाला गया, वो सब सारी दुनिया को हम दिखाए थे। ऐसे तस्वीरें हम इससे पहले जब सद्दाम हुसैन को इराक के अवाम ने गिराया था, उनको गिराने के बाद बागदाद में जो सद्दाम हुसैन के पैलेसेस जो है, उसके अंदर ऐसे तस्वीरें हमने इससे पहले देखा था। तुमने घर बनाया था गरीबों के लिए, घर बनाने की कोशिश किया था, बनाया नहीं। उससे ज़्यादा तुम्हारा टॉयलेट है तुम्हारे महल में,
48 स्क्वायर यार्ड्स में तो तुमने गरीबों के लिए घर बनाने के लिए तुम प्लान बनाया था, उससे ज्यादा बड़ा तुम्हारा टॉयलेट है तुम्हारे पैलेस में। नई सरकार आने पर पुरानी सरकार के काम की जांच हो या पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट्स पर रोक, राजनीति में यह सब नई बात नहीं है। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि नायडू की कार्रवाई वाकई जनहित में उठाया जा रहा कोई कदम है या फिर विरोधी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई है। पटियाल अब आपको यह बताएगा कि राजनीतिक लड़ाई में आंध्र की जनता का कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन पहले इस लड़ाई के पीछे की वजह जान लीजिए आप। 2014 में चंद्रबाबू नायडू सत्ता में थे तो अमरावती को उन्होंने राजधानी बनाने का ऐलान किया। वहां पर प्रजा वेदिका नाम से एक इमारत बनवाई गई। 2019 में नायडू चुनाव हार गए, जगनमोहन रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कुर्सी संभालते ही नायडू की बनाई आलीशान इमारत प्रजा वेदिका पर बुलडोजर चलवा दिया। जगन के फैसले से नायडू बेहद नाराज हो गए। नायडू प्रदेश की एक राजधानी चाहते थे जिसके लिए उन्होंने अमरावती को सिलेक्ट किया था, लेकिन जगन ने सत्ता में आते ही एक ही जगह 3-3 राजधानियां बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। यानी एक क्यों हो, 3 जगह बना देते हैं। विजाग उनमें से एक थी जिसे चुना था विवादों के बाद जगनमोहन रेड्डी ने। जगनमोहन रेड्डी को दोबारा सत्ता में आने की उम्मीद थी। उन्हें लगा कि इस बार भी 2024 का विधानसभा चुनाव वो जीतेंगे और वो विशाखापट्टनम के पास जो है अपना शपथ ग्रहण की तैयारियों में लगे हुए थे और यही बंगला उन्होंने अपने दोबारा सियासी पारी शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर तैयार किया था। लेकिन आंध्र प्रदेश में टीडीपी वापिस आ गई। क्या चंद्रबाबू भी जगन की बनवाई इमारत गिरवाकर बदला लेंगे या नहीं, अब यह बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि जो 2014 के बाद हुआ था उसके बाद माना यह जा रहा है कि 2024 के बाद भी वही होगा। लेकिन दोनों की पॉलिटिकल भिड़ंत से नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो जनता को हो रहा है। मार्च 2019 में आंध्र प्रदेश पर 2,64,451 करोड़ रुपए का कर्ज था। तब आंध्र प्रदेश में नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी। अब 2024 में आंध्र प्रदेश पर कर्ज बढ़कर कितना हो गया है? 4,85,491 करोड़ रुपए। जगनमोहन रेड्डी की सरकार में आंध्र पर 2,21,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया। जगन सरकार में आंध्र प्रदेश पर हर रोज 121 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ रहा था। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 121 करोड़। सरकारों के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन जब हमारे आपके टैक्स से बनता है तो ये कितना बड़ा अमाउंट है और इनके लिए कुछ भी नहीं है, जहां मर्जी खराब कर दो। पटियाल का मानना यह है कि वीआईपी कल्चर को बढ़ाने के लिए जगन और नायडू ने जो भी किया वो जनता के हित में नहीं है। नायडू के प्रोजेक्ट पर एक्शन हो या फिर जगन के, नुकसान तो टैक्स पेयर के पैसे का ही होता है। सीएम का घर और ऑफिस भी जनता के पैसे से ही बनते हैं, इसीलिए इसे पॉलिटिकल विषय नहीं बनाना चाहिए। देश में एक राय बननी चाहिए कि पुरानी सरकार की योजना और काम राजनीतिक दुश्मनी के निशाने पर नहीं आएंगे, ये तय होना चाहिए। क्योंकि दोनों ही तरफ से हमारा और आपका जो सरकारी पैसा है, जनता का पैसा बर्बाद होता है। अब पटियाल वीआईपी कल्चर के विरोध में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के फॉलो मी वाले अभियान का परीक्षण करेगा। अब यह अभियान क्या है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। असम के सीएम ने अपने राज्य में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए जनसेवकों और अफसरों से एक अपील की है कि वो अपने बिजली का बिल खुद भरे। इसके लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल ना किया जाए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हम टैक्स पेयर के पैसे से बिजली का बिल भरने वाले वीआईपी कल्चर वाले नियम को खत्म करने जा रहे हैं। मैं और मेरे चीफ सेक्रेटरी 1 जुलाई से यानी आने वाले महीने में अपना बिजली का बिल खुद भरकर एक मिसाल पेश करेंगे। जुलाई की शुरुआत से ही सभी मंत्री और विधायक भी अपना बिजली का बिल खुद भरें, यह असम के सीएम ने कहा। वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए असम के मुख्यमंत्री का यह फैसला कारगर होगा या नहीं, इस पर फिलहाल क्वेश्चन मार्क है। यह तो अभी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के इस कदम का स्वागत जरूर होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए इसका, क्योंकि यह वीआईपी कल्चर देश की जेब पर लगातार बोझ बनता जा रहा है और इस बोझ को घटाने के लिए सभी पॉलिटिशियंस को आगे आना चाहिए। सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को सरकार की तरफ से बढ़िया सैलरी मिलती है। उनके भत्तों और सुविधाओं पर भी टैक्स पेयर की कमाई की एक बड़ी रकम खर्च की जाती है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कैसे। सांसद को 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है और 70,000 रुपए महीना अनाउंस मिलते हैं उसको। इसके अलावा 60,000 रुपए ऑफिस अनाउंस,
संसद सत्र चलने के दौरान 2,000 रुपए रोजाना अलग से उसको मिलते हैं। इंटरनेट और फोन के लिए 1,50,000 रुपए सालाना के साथ हर साल परिवार के साथ 34 घरेलू हवाई यात्रा के मुफ्त टिकट, रेलवे के लिए एसी फर्स्ट में सभी को सफर करने की सुविधा मिलती है, 50,000 यूनिट तक का बिजली मुफ्त मिलता है, 4,000 किलोलीटर तक का उसको मुफ्त पानी मिलता है। संसद के आसपास सांसद को 5 साल के लिए बंगला या फ्लैट रहने के लिए दिया जाता है। जिन्हें घर नहीं मिलता है उन्हें किराया चुकाने के लिए 2 लाख रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके अलावा क्या मिलता है? सांसद को पूरे परिवार के साथ मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। 2015 से लेकर 2019 तक के अगर इन 4 सालों में सांसदों के बंगलों के रेनोवेशन पर अगर हम ये देखें कि सीपीडब्ल्यूडी को कितना खर्च करना पड़ा, तो सीपीडब्ल्यूडी को 193 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े इनके बंगलों की रेनोवेशन के लिए। ऐसी ही सुविधा राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी मिलती है, ये केवल केंद्र में ही नहीं है। देश के आम आदमी के लिए मुफ्त बिजली, पानी और घर को रेवड़ी कहा जाता है। याद है ना आपको, चुनाव प्रचार में रेवड़ी कहते हैं ना, लेकिन सांसदों के लिए फ्री की सौगात उनका हक बताया जाता है। यह सब देश के टैक्स पेयर के पैसे से मिलता है और ये टैक्स पेयर टैक्स देते समय पार्टी या जाति, धर्म नहीं देखता है। वो बिना सोचे समझे, बिना इस लाग लपेट के टैक्स देता है प्योरली। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल देवेश चंद्र ठाकुर जैसे नेता भी करते हैं, जो जाति धर्म के नाम पर अपने वोटर का बायकॉट करते हैं या फिर पॉलिटिकल दुश्मनी में एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेते हैं जिसमें जनता के ही धन का नुकसान होता है। पटियाल का मानना यह है कि वीआईपी सुविधाओं पर बैन लगना चाहिए और देवेश ठाकुर जैसे सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर बंद करना चाहते हैं। वो भी आगे आए हैं। जब से चुनाव हुए उसके बाद उन्होंने इस तरह की मीटिंग्स की हैं और उसमें ऐलान भी किया है। कई बार इसे खत्म करने के लिए अभियान चलवाते भी रहते हैं। वो नेताओं और अफसरों की गाड़ियों पर लगी लाल नीली बत्ती, हूटर और काले शीशे आम जनता के बीच वीआईपी कल्चर की सबसे बड़ी निशानी माने जाते हैं। यूपी में एक बार सिर्फ सीएम योगी ने गाड़ियों पर लगे हूटर और काले शीशे हटवाने का फरमान जारी कर दिया। अब पटियाल पॉलिटिक्स में प्रियंका वाड्रा के प्रवेश का परीक्षण करेगा। गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी की आखिरी सदस्य प्रियंका गांधी भी चुनावी राजनीति में आ गई हैं। वो दक्षिण में कांग्रेस की नई सूबेदार होंगी। प्रियंका वाड्रा अपना पहला चुनाव केरल के वायनाड से लड़ेंगी। ये सीट उनके भाई राहुल गांधी ने खाली की है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, वो वायनाड से भी थे, लेकिन एक सीट उनको खाली करनी थी तो उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी है। प्रियंका के ग्रैंड नाना, दादा दादी, माता पिता, भाई, चाचा चाची, कजिन सब सांसद रह चुके हैं या हैं, या थे या हैं। प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ेंगी और वो भी सांसद का। अब भाई उत्तर में कांग्रेस का चेहरा बनेंगे और बहन कहां बनेंगी? दक्षिण में। आज कांग्रेस के लिए इस बड़े कदम का ऐलान खुद राहुल गांधी ने किया है। एक बड़ी मीटिंग के बाद यह ऐलान किया गया। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। अब पटियाल देश की सबसे बड़ी समस्या का परीक्षण करने जा रहा है, जिसका नाम है गर्मी। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में दिन में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है और रात में 33 डिग्री के आसपास। पहले दिन गर्म होते थे और रातें ठंडी होती थी तो गर्मी का असर कम लगता था, लेकिन जब रातें भी दिन जैसी गर्म होने लगे तो गर्मी का नुकसान बहुत बढ़ गया है। वैज्ञानिक, डॉक्टर और सरकारें इस बात से चिंता में हैं।
पटियाल एक बार फिर दोहराना चाहता है कि दिन का औसत तापमान 45 डिग्री के पार रहता है और रात का 33 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इससे स्किन झुलस रही है, पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो रही है और इसकी वजह से हमारी आपकी किडनी पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। आप कहेंगे कि तापमान किडनी तक कैसे पहुंच जाता है, ये कैसे हो सकता है? तो अब आप जवाब के लिए मेरे परीक्षण को ध्यान से देखिएगा। दिल्ली में डॉक्टरों के एक बड़े पैनल का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में किडनी में पथरी के केस ज्यादा आ रहे हैं। पिछले महीने महिला और पुरुष की किडनी में स्टोन के केस 40% बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि किडनी में स्टोन के केसों में युवाओं में भी बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, उनमें भी कम नहीं है। अब पटियाल आपको किडनी स्टोन बढ़ने की वजह बताएगा। इस समस्या का मेन कारण डिहाइड्रेशन है। कम पानी पीने से यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे मिनरल बढ़ते हैं जो किडनी में स्टोन का कारण बन जाते हैं। तो इसमें पटियाल की सलाह आपको यह है कि पानी दबाकर पीजिए ताकि शरीर में पानी की मात्रा, कुल जो होती है मात्रा आपके, उसमें पानी घटने ना पाए, बिल्कुल कम ना हो और आपके यूरिन का रंग पानी की तरह ही सफेद रहना चाहिए। मतलब अगर पेशाब का पीलापन दिखता है तो समझिए कि वो खतरे की घंटी है। पानी ज्यादा पीते रहिएगा तो ऐसा नहीं होगा। अब गर्मी से बेहाल किडनी पर दिल्ली के बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट से एक बात की हमने, सुनिए कि उनकी क्या सलाह है। पानी का सेवन अगर कम रहता है इन लोगों के अंदर तो ये स्टोन बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब भी हमारे पास किडनी स्टोन के पेशेंट आते हैं उनको हम सबसे पहली चीज़ यही समझाते हैं कि आप अपना पानी का कंजम्पशन जो है उसको इंक्रीज करिए, पानी ज़्यादा पीजिए। पर अगर किसी का किडनी स्टोन नहीं है और वो हीट से एक्सपोज होता है तो वो सिर्फ तब होगा जब उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी भी गर्म इन्वायरमेंट में अगर घूमते हैं तो आपका इंटेक ऑफ वाटर, थोड़ा पानी का इंटेक, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली एक इंसान को अगर वो गर्मी में काम कर रहा है तो उसको कम से कम 4 से 5 लीटर कंजम्पशन ज़रूरी है। जो लोग ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, जिनका टेम्परेचर काफ़ी रेगुलेटेड है, तो उन लोगों को भी ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करना चाहिए। अब पटियाल देश को वो सच बताएगा जिसे पाने में 134 साल लगेंगे। चुनाव खत्म हुए हैं, महिला वोट का बहुत जलवा रहा चुनाव में। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। हर सियासी मंच पर महिलाओं के हित की आवाज गूंजती रही। लेकिन अब पटियाल जो बताने जा रहा है उससे ये जलवा फीका पड़ जाएगा। हो सकता है करोड़ों महिलाओं का दिल टूट जाए। जरा ध्यान से सुनिएगा। नेताओं ने भले ही महिलाओं को बड़ा वोट बैंक बना दिया है, उसे वोटिंग की लाइन में खड़ा कर दिया है, लेकिन विकास के पायदान में वो अब भी बहुत पीछे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में महिला और पुरुष की बराबरी के सालाना नतीजे दिए गए हैं। ये रिजल्ट चिंता पैदा करने वाले हैं। दुनिया में औरत को मर्द के बराबर लाने में 134 साल लग जाएंगे, ये दावा किया गया है। महिला बराबरी वाली इस लिस्ट में 146 देश हैं। इसमें भारत का नंबर 129वां है। मतलब औरत को मर्द के बराबर खड़ा करने के लिए जो प्रयास हैं उसमें भारत 129वें नंबर पर खड़ा है। अब पटियाल आपको महिलाओं के विकास में कमी की वर्ल्ड वाइड तस्वीर दिखाएगा। हमारे देश की सरकारों को इसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को इन सरकारों ने वोट बैंक का जरिया तो बना दिया, लेकिन जरूरी विकास नहीं दे पाए हैं अभी भी। इस रिपोर्ट को देख लेंगे तो शायद और प्रयास शुरू हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां औरत मर्दों की बराबरी में खड़ी हो। महिला विकास की रैंकिंग में भारत पिछले साल से 2 पायदान और फिसला है। अगर हम उसकी तुलना करें तो हमारे देश में हालत इतनी खराब है कि आसपास के मुल्कों में भारत के नीचे सिर्फ पाकिस्तान है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान भी भारत से ऊपर हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महिला पुरुष समानता के इंडेक्स में भारत सबसे खराब देशों की कंपनी में है। अच्छे प्रदर्शन की बात करें तो यूरोपीय देशों का रिकॉर्ड सही है। सबसे अच्छा प्रदर्शन आइसलैंड का है। वो जेंडर इंडेक्स में नंबर 1 पर है और सूडान सबसे नीचे है। राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने का कानून बन गया है, लेकिन आर्थिक बराबरी में हाल बुरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगर एक पुरुष औसतन 100 रुपए कमाता है तो महिला सिर्फ 40 रुपए। महिला पुरुष शिक्षा अनुपात में भारत का नंबर 112वां है। अब आप इस रिपोर्ट का वो फैक्ट जानिए जो पटियाल की बात पर मोहर लगाता है। नेताओं ने महिला को वोट बैंक तो बना दिया, लेकिन मर्द के बराबर मौके नहीं दे पाए।
यही वजह है कि महिलाओं की पॉलिटिकल पावर वाली लिस्ट में भारत का नंबर 65वां है। यह रिपोर्ट जरूर बताती है कि इकॉनमी में पुरुष के अनुपात में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने से इकॉनमी से लेकर सोसाइटी तक हर जगह सुधार भले ही हो रहा है, फिर भी महिलाओं को बराबरी के लिए 134 साल संघर्ष करना होगा। यह दावा बेहद डरावना है। पटियाल ने इसके लिए एक्सपर्ट से बात की, आप भी सुनिए उनका क्या मशवरा है। सबसे पहले जो महिलाओं के काम हैं उनको पहचान दी जाए, जिसका अर्थ है कि जो अनपेड वर्क है, चाहे वो हाउस होल्ड में है, जिसका लेना हो कुकिंग से लेकर के, चाइल्ड केयर से लेकर के, एल्डरली केयर का लेकर के, जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज महिलाएं प्रदान करती हैं उन्हें जीडीपी में आंका जाए या जीडीपी में सपोर्ट सर्विसेज के द्वारा प्रमाणित किया जाए। एक महिलाएं अपनी जो लड़ाई हैं वो खुद लड़ सकें और उसके लिए उन्हें सक्षम बनाया जाए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा का एक्सेस देना, स्वास्थ्य का जो है एक्सेस देना। अब पटियाल देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग के नए नतीजों का परीक्षण करेगा। एक रिपोर्ट बहुत शानदार आई है 2014 की, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की दुनिया भर से 226 देशों का सर्वे करके तैयार की गई है। दुनिया को यह बताया गया है कि कौन सा शहर रहने के लिए कितना महंगा है और कितना सस्ता। 226 देशों की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत के मुंबई का नंबर जो है वो 136वां है। मतलब देश में रहने के लिए मुंबई सबसे महंगा है। इसके बाद नंबर 165 पर दिल्ली का है, मतलब देश का दूसरा सबसे महंगा शहर है दिल्ली। तीसरे नंबर पर है चेन्नई। वर्ल्ड रैंकिंग 189 है। बेंगलुरु का स्थान चौथे स्थान पर है। वर्ल्ड रैंकिंग 195 रहा उसका। 5वें नंबर पर है हैदराबाद, वर्ल्ड रैंकिंग में उसका 202 पर है। पुणे देश का छठा और दुनिया में 205वां कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से माना गया शहर है। कोलकाता देश में 7वें नंबर पर, जबकि 207वां उसका दुनिया में नंबर आया है। अब पटियाल इस सर्वे के मापदंड भी आपको बताएगा। ये मापदंड बहुत ही अजीब है, लेकिन मुंबई में रहने वाले लोगों के हेयर कटिंग के खर्च से 11.8% की बढ़ोतरी हुई है। मुर्गी के अंडे की महंगाई का भी पैरामीटर रखा गया, जिसमें 2.4% की बढ़ोतरी हुई है। ब्लू जीन्स से भी कॉस्ट ऑफ लिविंग नापी जाती है। मुंबई में डेनिम जीन्स 0.6% महंगी हुई है। एक कप कॉफी का पैरामीटर भी इसमें शामिल है, जिसमें 6.6% बढ़ोतरी हुई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग को नापने के लिए पेट्रोल भी लिस्ट में शामिल है। इसमें 2% की कमी देखने को जरूर मिली है। लोकसभा के नए स्पीकर बीजेपी के हो सकते हैं। जेडीयू ने कह दिया है कि पार्टी को बीजेपी के प्रत्याशी पर ऐतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास आना चाहिए। वक्त एक और ट्रेन यात्रियों के लिए खास खबर। गंदगी और असुविधा की शिकायत के लिए रेलवे ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। आप ये नंबर नोट कर लीजिए। पहला नंबर है 72080736768 और दूसरा नंबर है 9904411439। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।